जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मास्टर क्लास चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कल आपको मैं बता दिया था कि संविधान क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और आखिरकार इतने मेहनत के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद और हमारा देश, ये भारत देश एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश बन पाया। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिरकार जो संविधान है, संविधान तो बुक हो गई, लेकिन उसके अंदर लिखा क्या है। जैसे हम अपने घर में हैं, तो घर का एक नियम होता है, उसी तरह संविधान में लिखा हुआ है कि कौन सा पद किसके लिए है, किस संवैधानिक तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा, उस पर कितने अनुच्छेद हैं, उस पर कितनी अनुसूचियां हैं। जैसे भारतीय संविधान की बात करूं मैं आपको, तो इसमें टोटल 12 अनुसूची हैं और 22 भाग। अब आप बोलेंगे भाग कैसे सर ये? तो दोस्तों, जो भाग होता है, जैसे आप लोग मान लीजिए पढ़ते हैं चैप्टर, मान लीजिए कोई मैथ्स का चैप्टर है और एक मैथ्स की बुक में 22 चैप्टर हैं और उस 22 चैप्टर में हर एक चैप्टर के अलग अलग टॉपिक हैं। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, इसी में जो 22 भाग है, तो हर भाग के अंदर हर एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं। जैसे 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में। तो 22 भाषाएं हुई, 22 भाग हुए। हर भाग के अंदर जो टॉपिक्स है उनका नाम आर्टिकल्स हो गया। तो दोस्तों, जो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, आज मैं आपको उन 12 अनुसूचियों का नाम बताऊंगा। जैसे दोस्तों, जो पहली अनुसूची है, उस पहली अनुसूची में लिखा क्या है। हर अनुसूची में अपना अपना काम है, हर अनुसूची में लिखा हुआ है संवैधानिक तरीके से कि कौन किसका काम है, किसका पद है, किसका वेतन क्या है, वो हर अनुसूची में लिखा हुआ। दोस्तों, जैसे बात करूं मैं अगर पहली अनुसूची की, तो पहले अनुसूची में लिखा है राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। जैसे हमारा घर है और कल कोई पड़ोसी आके बोल दे कि आप घर नहीं दोस्तों, तो हमारे पास ऐसा कुछ सबूत तो होना चाहिए कि हम उनको बता सकें कि ये हमारा घर है। तो उसके लिए दोस्तों, हमारे घर में देखते होंगे तो दादा भी कहते थे कि पट्टा की कॉपी है, पट्टा खसरा खतौनी। तो उस पट्टा में लिखा होता है कि फलाने की जमीन है, इसके नाम जमीन है, इतनी एकड़, इतनी बीघा, इतनी कट्ठा जो भी है वो जमीन है। तो हम किस दावे के साथ उसको कहते हैं कि हमारी जमीन है, उस पट्टे के दावे के तहत। तो अगर दोस्तों मान लो मध्य प्रदेश है, झारखंड है, कोई भी अदर स्टेट है, कोई भी स्टेट कल के दिन मान लो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को कह दे कि सपना तो यार हमारा है, लेकिन हमारे पास तो ये कि लिखा हुआ है राज्य में, हमारे पहले अनुसूची में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का नाम क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उस अनुसूची में हर राज्य की जो सीमा है, कहां तक लगती, कितनी इसकी सीमा है और उसका नाम क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है। जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, तो इनका एक नाम है, इनका एक दायरा है, एक क्षेत्र, इनका क्षेत्र है। तो वो हमारा लिखा है पहले अनुसूची में। दोस्तों, अगर बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में जितने भी संवैधानिक पद हैं, आप बोलेंगे कि ये संवैधानिक पद क्या होता है। तो दोस्तों, संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि लोकसभा का स्पीकर और उपसभापति और संवैधानिक जज, तो जितने भी संवैधानिक पद दोस्तों हैं, उनके वेतन के बारे में बताया गया है कि इनका वेतन कितना होगा। आप पूछेंगे कि इनके वेतन तो कोई फिक्स नहीं है। हाँ ठीक है, फिक्स नहीं दोस्तों। आज मान लो किसी राष्ट्रपति को आज 5 लाख मिलता है, कल के दिन संसद से प्रस्ताव पास करा करके 6 लाख इसको कर दे, 10 लाख कर दें। लेकिन जो भी वेतन मिल रहा है वो दूसरी अनुसूची पे लिखा हुआ है कि किसका वेतन कितना है और वो वेतन एक दायरा है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ की बात है। और आप जानते हैं दोस्तों, नेताओं का काम आपको याद करने की ट्रिक भी है। नेता पहले वेतन है, यानी कि पहले वो वेतन ले लेगा, वेतन के बाद शपथ लेगा कि मैं देश को, आप जानते हैं फिर देश को क्या है, लूटना है कि काम करना है कि क्या करना है। तो पहले तो वो वेतन तो हो ही गया, दूसरी अनुसूची में वेतन की बात हो चुकी और तीसरी अनुसूची में जाके शपथ लेगा, मैं शपथ लेता हूं कि अब तो आगे समझ जाते हैं आप। तो तीसरी में क्या है, शपथ है। और ये जितने वेतन में जितने संवैधानिक पदों की बात की गई है,
ठीक वही शपथ की बात की गई है। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष है, तो उनकी शपथ की बात की गई दोस्तों। बात करूंगा चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा प्लस यूटी, राज्यसभा और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में टोटल 250 सीटें दोस्तों हैं, 250 सीटें। इस 250 सीटें में से 238 सीट राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यों से ली गई हैं। आप जानते हैं दोस्तों, जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है तो उसको डायरेक्ट चुनाव तो होता नहीं है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसमें जो राज्य के जो विधायक हैं, जो राज्य के मंत्री हैं, जो विधानसभा से चुन के जाते हैं कहाँ, राज्यसभा, और जो यूनियन टेरिटरी दोस्तों है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से भी ऐसे चुन करके आते हैं। तो दोस्तों 238 सीट, इस 250 में से 238 सीट इस केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यसभा के यानी कि विधानसभा से जो आदमी गए हैं, तो जो विधानसभा से गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश में से 238 ही चुने जाएंगे, बस इससे ऊपर नहीं चुने जाएंगे, ना इससे कम चुना जाएगा, 238 चुने जाएंगे। दोस्तों आप कहेंगे कि तो फिर 12 कहाँ गए, तो 12 जो है जो 12 राज्यसभा के जो सदस्य बच जाएंगे यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बच जाएंगे, वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और राष्ट्रपति कहाँ से मनोनीत कर सकते हैं, कोई मान लो कोई लोक सेवा, कोई संस्कृति में आगे है, कोई किसी विभाग में आगे है, तो कुल मिला के जैसे कोई खेल कूद में आगे है, पीटी उषा का नाम सुने हैं होंगे आप, पीटी उषा बहुत अच्छी खिलाड़ी रही, तो उनको राज्यसभा में ले जाया गया। सुधा मूर्ति हैं, तो जो इस तरह से खेल कूद में है, एक जनता की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो 250 दोस्तों हो जाएंगे ये। अब बात आई दोस्तों पांचवी अनुसूची की, तो पांचवी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन दिया हुआ है। आदिवासी दोस्तों जो होते हैं, जैसे अब मान के चलिए किसी राज्य में आदिवासी क्षेत्र है, इस आदिवासी क्षेत्र के लिए अब अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहां के लिए कोई कानून बनाएगी, तो हो सकता है जो वहां के आदिवासी क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। अब जैसे दोस्तों मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र का कुछ ऊपर वाला हिस्सा है, ये ज्यादा प्रभावित रहते हैं। छत्तीसगढ़ तो आप दोस्तों जानते होंगे पूरा ही आदिवासी से भरा हुआ है, और जो इनके नियम कानून है इनको ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो राज्यपाल है, तो राज्यपाल उन आदिवासियों को थोड़ा मिला करके एक समुदाय एक गठन करे, और उनको क्या आवश्यकता है, कोई बेसिक योजनाएं चलानी है, तो वो राज्यपाल वहां बैठ करके उनका समाधान कर सकता है। तो जो दोस्तों तो पांचवी सूची में है, तो आप समझ गए होंगे कि आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन है, वहां का प्रशासन कैसे चलाना है, आदिवासियों की दिक्कत भी न हो। दोस्तों अगर बात करूं छठी सूची की, तो पूर्वोत्तर भारत की जनजाति, जैसे हमारे 7 सिस्टर हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। आप देखे होंगे मणिपुर में तो हिंसा बहुत दिन से चल ही रही है, 2 साल से, और फिलहाल तो राष्ट्र शासन लग ही चुका है। तो इनमें जो SC/ST के लोग हैं, तो SC/ST के लिए कौन कानून बनाएगा दोस्तों, आप देखें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए राज्यपाल यहाँ के लिए कानून बना सकता है वहाँ के आदिवासियों के साथ। तो कुछ जो भी बेसिक जो कानून है, जो बेसिक प्रशासन चलाने के लिए होता है, वो राज्यपाल वहाँ बना सकता है। तो ये हमारे छठी अनुसूची में दिया हुआ है। सातवीं सूची में दोस्तों केंद्र प्लस राज्य में शक्ति का बंटवारा हो गया। अब दोस्तों बोलेंगे शक्ति का बंटवारा कैसे, क्या होता है दोस्तों, किसी राज्य को अपने यहाँ कानून बनाना है, केंद्र को भी कानून बनाना है। आप ये बताइए दोस्तों, अगर केंद्र कानून बनाएगी तो किसके लिए बनाएगी, किसी न किसी राज्य में तो कानून जाएगा, वो किसी न किसी केंद्र शासित प्रदेश तो कानून जाएगा दोस्तों। वो इस तरह में तो उनकी भिन्नत हो जाएगी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र की, कौन सा ताकतवर, हम ताकतवर, तुम ताकतवर। इसके लिए कोई संवैधानिक पद तो होना चाहिए, किसकी बात मानी जाए। इसमें 3 इसके अंडर में दिए गए हैं, 3 सूचियां दी गई हैं, एक हुई संघ सूची, एक हुई राज्य सूची, एक हुई समवर्ती सूची। दोस्तों ये जो संघ सूची है और एक हुई राज्य सूची, एक हुई समवर्ती सूची। दोस्तों ये जो समवर्ती सूची है और राज्य सूची,
इसका नाम क्या है? संघ, यूनियन। अब इसके तो नाम से ही जान गए होंगे जो संघ सूची है तो इसमें सिर्फ केंद्र कानून बना सकती है, झंझट ही खत्म। दोस्तों लड़ाई कहां से होगी इसमें? अगर बात करूं आपको राज्य सूची की, तो इस राज्य सूची में सिर्फ राज्य बना सकती है, तो नाम से स्पष्ट है। तो इसका मतलब तो फिर इसमें लड़ाई कहां से हो जाएगी? संघ अपना संघ में बनाएगा, राज्य अपने राज्य में अपने राज्य सूची में कानून बना देगी। लेकिन दोस्तों जो समवर्ती सूची है, जो ये समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बना सकते हैं। दोस्तों इस समवर्ती सूची में दोनों लोग, संघ और राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून दोस्तों बन जाए कि दोनों को भिन्नत होनी पड़े, दोनों लड़ जाएं, तो किसकी नियम फॉलो होगी, किसका नियम माना जाएगा? तो दोस्तों उस तरीके में संघ की पावर मानी जाएगी, संघ की ही सूची मानी जाएगी। जैसे दोस्तों आप सोच लो, एक बाप और बेटा लड़ गए, बाप कहता नहीं इसके हम खाना खाने जाएंगे, हमारे जो बब्बा परदादा थे इनसे गुस्सा थे, हम खाना खाने जाएंगे नहीं, शादी होती रहेगी। लड़का बोला नहीं हम जाएंगे, दोनों का फैसला हो गया, दोनों भिन्नत हो गए। जब दोनों से भिन्नत हो गए तो भाई आपको पता ही है बाप का जूता पड़ेगा ही फिर। तो इस तरह में फिर वो पिता का ही मानना पड़ेगा कि पिता के पिता जाते थे, हमारे पिताजी माने तो हम भी मानेंगे भाई, मजबूरी में हम कसर जाएंगे फिर यही, है ना। अब जैसे कुछ चीजों में लड़कों को छूट हो जाती है, कुछ में जैसे मान लो संघ हो गया पिताजी, राज्य हो गया लड़का, अपना अलग अलग जा रहे हैं। जो लड़का दोस्तों के यहाँ खाना खाने जा रहा है, ये अपने भाई पिताजी अपने दोस्तों के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा जो निमंत्रण हो गया, पिता का भी है पुत्र का भी है, लेकिन वहां निमंत्रण चलता ही नहीं है। ऐसे में पिता की जीत होती है, संघ की जीत होती है, और ऐसे में फिर यहाँ राज्य सूची तो आप बना ही सकता है। दोस्तों बात अगर आपसे करूं दोस्तों, तो साथ में अनुसूचियां समझ ही गए हैं, केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा हो चुका है। और 8वीं अनुसूची में दोस्तों 14+22 क्या लिखा हुआ है? 14 भाषाएं पहले थी, अब हो गई हैं 22 भाषाएं। आप बोलेंगे तो यार हमारे यहाँ तो पता नहीं 150 से ज्यादा भाषाएं हैं, बुंदेली, बघेली, मराठी, ये वो। हाँ दोस्तों बहुत भाषाएं हैं, लेकिन जो संविधान में लिखी हुई हमारी भाषाएं, जो हमारे संविधान में लिखी हुई है, वो टोटल 22 भाषाएं लिखी हुई है। जैसे कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, ये जितनी भी हैं 22 भाषाएं हैं। मैं आपको पूरी बता दूंगा, ये टोटल 22 भाषाएं हैं। इस दोस्तों तो 8वीं अनुसूची में सिर्फ भाषा दी हुई है 14+22। पहले 14 थी, बाद में 22 बढ़ाई गई। 14 जैसे ये संस्कृत, सॉरी कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, ये जो थी ये 14 भाषाएं पहले थी। बाद में संस्कृत, नेपाली, बोडोगरी, मंथाली, सैथली, ये दोस्तों अदर भाषा बढ़ा दी गई और ये टोटल 22 भाषाएं कर दी गई। आई होप इसको समझ गए होंगे। 9वीं अनुसूची, सॉरी 8वीं अनुसूची। बात आई 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार दिया हुआ है। दोस्तों जो भूमि सुधार है, जैसे आप देखते रहे होंगे पहले, अगर आप अपने पापा और पिताजी से पूछेंगे तो जो पहले दोस्तों भूमि सुधार था, इसमें जनता का बहुत बड़ा हक था। अब मान लीजिए सरकार को कहीं से रेलवे लाइन ले जानी है, जनता वहां से गुस्साई पड़ी, नहीं हमको मैनेजर पोस्ट दो, मेरे दामाद को कोई स्टेशन मास्टर दे दो, हमारी बिटिया को लोको पायलट बना दो। तब तो ऐसा शासन इसमें परेशान थी, आज हमारी जमीन से जाएगा वो। लेकिन दोस्तों इस भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ है, पहला जो संशोधन हुआ है, उस पहले संशोधन में 1951 में यह तय कर दिया गया जो भूमि सुधार है, इस भूमि सुधार में संशोधन किया जाएगा। और इस संशोधन के तहत ये फैसला अगर जनता कोर्ट के पास जाती है, हाई कोर्ट के पास जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है कि हमारी जमीन छीन ली गई है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। जो पहला संशोधन वो यही बताता है कि हमारे, अब ये न्यायिक समीक्षा के बाहर है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा के बाहर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। अब केंद्र सरकार जाने, हाँ अगर तुमको केंद्र सरकार या राज्य सरकार उचित जमीन न दे, अगर तुमको केंद्र सरकार या राज्य सरकार उचित पैसा न दे उस जमीन का, तो आप सुप्रीम कोर्ट में दावा कर सकते हैं, अन्यथा आप सुप्रीम कोर्ट में दावा नहीं कर सकते दोस्तों। पहले आप दावा कर सकते थे, लेकिन अब ये न्यायिक समीक्षा से बाहर हो गए। न्याय यानी कि न्याय से बाहर हो चुका है ये। अब ये आ गया है
भूमि सुधार। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा दोस्तों, पहले फंडामेंटल राइट्स में आया करता था। आई होप आप 9वीं अनुसूची को आप समझ गए होंगे। भूमि सुधार पहला संशोधन था ये संविधान का, ये 1951 में किया गया था। अगर बात करूं मैं आपसे दोस्तों 10वीं अनुसूची की, इस 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल का नियम लाया गया। दोस्तों जो दल बदल का जो नियम था, ये इससे पहले होता क्या था, जैसे कोई सांसद, कोई एमएलए यानी एमपी एमएलए कोई जीत गया और जीतने के बाद वो पार्टी चेंज कर देता था। ये 1985 के पहले की बात है दोस्तों, 1985 के पहले की बात है। ऐसे में तो एमपी और एमएलए चेंज कर देते थे पार्टी। आज मान लो किसी बीजेपी से जीते, कल कांग्रेस में चले जाएं, कांग्रेस में जीते बीजेपी में चले जाएं। ऐसे में सर 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और ये तय कर लिया गया कि अब कोई भी एमपी हो या एमएलए हो, अब दल बदल नहीं कर सकते हो। हाँ, एक चीज में दल बदल दोस्तों हो सकती है, जब तुम्हारे पास 2/3 बहुमत हो, यानी कि मान लो तुम्हारे पार्टी के 2/3 जो एमपी एमएलए सदस्य हैं, 2/3 अगर वो सब जाना चाहते हैं किसी पार्टी में, तो तुम जा सकते हो। वो दल बदल का तुम्हारे ऊपर अपराध या कानून नहीं लगेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकेले जाएगा, कोई एमपी एमएलए अकेले जाएगा, तो उस पर दल बदल का कानून अपराध लगेगा। इस कारण ये 10वीं अनुसूची दल बदल से थी और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है वो 1992 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या था दोस्तों, पंचायत विषय है। मान लीजिए कोई पंचायत को अपने यहाँ ग्राम पंचायत में कोई विशेष कानून लाना है, कोई विशेष कानून लागू करवाना है, तो वो पंचायत के ऊपर 29 विषय दे दिए गए। आपको मैं किस दिन पंचायती राज तो पूरा बताऊंगा ही। अब धीरे धीरे तो पूरा पॉलिटिकल साइंस ही पूरा चालू हो गया है। अब मैं आपको कल से आर्टिकल 395 1 से लेकर 395 तक डेली भाग 1 भाग 2 ऐसे में आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। मैं लंबी क्लास चलेगी, ये 2-3 महीने तो आई थिंक चलेगी पॉलिटिकल साइंस को पूरा कंप्लीट करने में। तो आते हैं अपने विषय पे। तो 11वीं अनुसूची दोस्तों 1992 में किया गया 13वां संविधान संशोधन। इसमें पंचायत विषय 29 दे दिया गया। पंचायत के पास 29 विषय है, वो अपने नए पुनर्विवेचन के लिए, कोई नई समीक्षा के लिए अपना कोई नियम लगाना हल्का फुल्का उसमें तो वो बना सकती है। बात हुई अगर 12वीं अनुसूची की दोस्तों और लास्ट अनुसूची, 12वीं अनुसूची नगर पालिका के लिए बनाया गया था। इस नगर पालिका में 18 विषय दिए गए। मान लीजिए नगर पालिका को बनाना है, सड़क से लेकर पुल है, सड़क है, मकान है, पर्यावरण है, कोई और पेड़ पौधे के लिए है, तो ऐसे छोटे मोटे कानून नगर पालिका खुद बना सकती है। उसके पास 18 विषय दिए गए हैं। ये जो संशोधन दोस्तों है 74वां संशोधन 1992 में किया गया था। ये 1992 में 11वां किया गया, 1992 में 12वीं, यानी कि 11 और 12 दोनों 1992 में किए गए। ये किया गया 73वां संविधान संशोधन। जब 73 कंप्लीट 1992 तो फिर उसी 1992 में 74वां संविधान संशोधन कर दिया गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा 1 से 12वीं तक पूरी अनुसूची आपको शपथ से लेकर के राष्ट्रपति है जो भी है आपको मैं समझा दिया। तो दोस्तों कल से मैं आपको पूरी आर्टिकल्स वाइज, जैसे कल आर्टिकल से मैं 1 से स्टार्ट कर दूंगा और 395 आर्टिकल तक आपको ले जाऊंगा मैं। इसके पीछे पूरी जो आपकी राजनीति है, जो भी जितने नियम हैं, आपको पूरे जितने पार्ट्स इसके रहेंगे, आईपीसी आप नाम सुनो, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपको मैं सारी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।